उत्तर प्रदेश में आज चर्चा है दो पार्टियों की जारी की गई लिस्ट के बारे में। पहली लिस्ट आई बसपा की, जिसमें जौनपुर से श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और भी तमाम हॉट सीट्स पर प्रत्याशी घोषित किए गए, जैसे मैनपुरी है या वाराणसी है। तो क्या फैक्टर है वो बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी की 12वीं सूची आज आ गई है, जिसमें कि देवरिया और फिरोजाबाद से प्रत्याशी क्लियर हो गए। दोनों जगह टिकट काटे गए हैं। तो नए प्रत्याशी कौन है, क्या समीकरण चले, ये आपको समझाएंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाते पंकज झा जी जुड़ेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। अयोध्या जा रहे हैं, आज क्या मसला है अयोध्या में, पहले तो यही बता दीजिए। नहीं, मसला कुछ खास नहीं है। कल रामनवमी है और रामलला का सूर्य तिलक है, तो बड़ी परंपरा रही है रामनवमी में सरयू स्नान की। उसके बारे में बड़ी मशहूर कहावत है कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज जाते हैं पाप मिटाने के लिए, जहाँ 3 नदियों का संगम कहा जाता है। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब प्रयागराज आते हैं सरयू में स्नान करने के लिए, अपना पाप धोने के लिए। तो सब लोग यहाँ श्रद्धालु अगल बगल के जिलों से लाखों लोग, कहा जा रहा है 25 लाख लोग कल जो है रामनवमी पर आएंगे। तो जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं। सूर्य तिलक वाला भी मामला है। क्या माहौल है। बाकी चुनाव तो चल ही रहा है। बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 12वीं लिस्ट। 2 सीटों से प्रत्याशी घोषित हो गए। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी यानी कि रमापति राम त्रिपाठी के टिकट कट गया यहाँ पर, और फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह, ठाकुर विश्वदीप सिंह खासतौर पर लिखा हुआ है, वो भी बता दूं, उनका टिकट हो गया। और वहाँ चंद्रसेन यादव का टिकट कटा था। 2 टिकट कटे हैं और 2 एकदम नए लोगों को टिकट मिले हैं। जनता जानना चाहती है ये लोग कौन है, क्या समीकरण फिट बैठ गए, किसका जुगाड़ चल गया, कैसे ये टिकट हुए, थोड़ा बताइए। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो जिनका टिकट कटा वो जिस बिरादरी के थे, उन्हीं की बिरादरी के लोगों को टिकट मिला है। तो वो जो सामाजिक समीकरण वाला फार्मूला है ना, वो अनटच्ड रहा, वो जैसा पहले था वैसा ही रहा जी। अब रही बात देवरिया को लेकर के, लेकिन हम उससे पहले फिरोजाबाद की बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। क्योंकि वहां विश्वदीप सिंह की चर्चा नहीं थी, और मेरे साथ जो आज घटना हुई है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सवेरे 7 बजे के करीब में एक नेता से मुलाकात होती है। वो समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर है। उन्होंने मुझसे पूछा कि पंकज भाई बताइए ना, कौन फिरोजाबाद से आ रहा भाजपा से। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या खबर रखते हैं आप। उन्होंने एक फोन घुमाया और कहा विश्वदीप सिंह जो है ना, उनको टिकट मिल रहा। मैं हैरान, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जब लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, तो बार बार मुझे उनका वो फोन कॉल और उनका वो चेहरा याद आ रहा था कि भाई हमें भनक नहीं थी, और समाजवादी पार्टी के नेता को इस बात की जानकारी थी कि आखिर वहां से कौन चुनाव लड़ने आ रहा है। अब इसके क्या मायने हैं मुझे नहीं पता है। विश्वदीप सिंह जो हैं, ये 2014 में भी बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 1.25 लाख वोट आए हैं। और ये जो आप चर्चा कर रहे थे ना कि लिस्ट में उनका नाम आया है ठाकुर विश्वदीप सिंह, ये जो पश्चिमी यूपी में जी गुजरात से लेकर यहाँ तक जो बवाल चल रहा है, आज मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ठाकुर बिरादरी से हैं, वो जा रही हैं। ऐसे ही जब जयवीर सिंह का नाम आया था मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार, तो वहां भी ठाकुर जयवीर सिंह लिखा आया था। मतलब ये बतलाया, समझाया और दिखाया जा रहा है कि आपका कितना मान सम्मान है इस बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी में। और ये जो छतरी पंचायत ये सब हो रही है, ये कोरे बकवास है। एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो रही है। ये जो विश्वदीप सिंह है, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, भले व्यक्ति बताए जाते हैं, और राजनीति में बहुत एक्टिव ये माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पिता ब्रजराज सिंह हुआ करते थे, अच्छा, और बड़े जाने माने व्यक्ति होते थे फिरोजाबाद में। इनकी माता सुशीला ब्रजराज सिंह थी और चौधरी चरण सिंह साहब के बहुत करीबी हुआ करती थी। और मुझे बताया गया कि 2-3 बार चुनाव भी लड़ी, लेकिन किस्मत ने शायद साथ नहीं दिया, तो चुनाव जीत नहीं पाई। अब वहां एक दमदार उम्मीदवार और थे जिनकी चर्चा बहुत थी, वो हरिओम यादव है। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव परिवार से उनका कनेक्शन है, रिश्तेदार लगते हैं। समाजवादी पार्टी में रहे और छोड़कर चले आए। उनका मतभेद और मनभेद हो गया अखिलेश यादव से, और शिवपाल सिंह यादव के साथ चले आए थे। और ये माना जा रहा था कि हरिओम यादव को टिकट मिलेगा, और वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि उनका यादव में भी उनकी पैठ बताई जाती। अब देखिए कि फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जो कि चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, और राम गोपाल यादव जो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, जिनको लोग प्रोफेसर साहब कहते हैं, उनके बेटे हैं। तो एक तरफ अक्षय यादव है। पिछली बार शिवपाल यादव जो उनके चचा हैं अक्षय की, वो चुनाव लड़ गए थे, 1 लाख वोट आया था, तो अक्षय यादव का काम
खराब हो गया था, खेल खराब हो गया था और जीत गए थे जादौन साहब। इस बार विश्वदीप सिंह को टिकट मिला है। ये कहा जा रहा है, जो मैंने वहां के सीनियर लोगों से बात की जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, जो पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा हरिओम होते तो शायद मुकाबला बड़ा वो होता, बवाल वाला होता। हरिओम यादव की जमीन पर पकड़ है, यादवों में भी पकड़ है उनकी। अब उनको टिकट क्यों नहीं मिला मैं नहीं जानता। मुझे जो एक बात बताई जा रही है कि हरिओम यादव को ऑफर किया गया था कि आप मैनपुरी से लड़िए, और ये बात हो रही थी कि ठाकुर जयवीर सिंह जिनका घर पड़ता है फिरोजाबाद में, वो फिरोजाबाद से लड़ ले। लेकिन मुझे लगता है शायद बीजेपी हरिओम यादव शायद लड़ने से मना कर दिए, या कुछ ऐसी बात जानकारी आ रही है कि हम सीधे सीधे डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से परहेज करना चाहते थे, क्योंकि उनके रिश्ते में हैं, घर की बहू जैसी हैं, तो उनको थोड़ा सा लगा तो वो उधर नहीं गए। जयवीर सिंह उधर चले गया, इधर हरिओम यादव का पत्ता कट गया, विश्वदीप सिंह आए हैं। हालांकि जो बीजेपी का वोट बैंक है, आधार बेस वोट बैंक है, वो उनके साथ रहेगा, विश्वदीप के साथ भी। लेकिन शायद हरिओम होते तो कहानी और कहानी का जो एंगल है वो शायद अलग होता। तो फिरोजाबाद से तमाम तरह की कहानियां कही जा रही है। भदौरिया साहब भी थे, उनका भी जिक्र आ रहा था, लेकिन अंततः विश्वदीप सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। और अब देखिए ना, नामांकन में अब 2 ही दिन बचे हैं, 19 तारीख तक का नामांकन है। हाँ, और एक बात और बताओ, समाजवादी पार्टी के जिन नेता ने मुझे विश्वदीप सिंह का नाम बताया सौरभ जी, उन्होंने ये भी कहा कि अब से थोड़ी देर बाद टिकटों की घोषणा भी हो जाएगी, और इसके साथ 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 देवरिया का भी नाम आ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के उन नेता से मुझे बीजेपी की खबरों के लिए भी मिलते रहना शायद जरूरी होगा, मुझे लग रहा है। आज तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़े सोर्स हो सकते हैं हमारे लिए। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि खबर आ जाए कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं, मैं क्या नहीं सकता। और वो अखिलेश यादव है, और देवरिया से जिनको टिकट मिला है दावेदार बहुत थे, लेकिन देखिए जिनका जिनका भी टिकट होल्ड हुआ ना, जिन सांसदों का, उनका तो पत्ता कटता ही रहा है। अभी गया वहां से दावेदार में शलभ मणि त्रिपाठी भी थे, शशांक मणि त्रिपाठी भी थे, सत्यव्रत त्रिपाठी भी थे। शशांक मणि त्रिपाठी बहुत पुराना बड़ा परिवार रहा, देवरिया का ब्राह्मण परिवार रहा। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी हुआ करते थे, वो भी देवरिया से सांसद रहे। और इनके एक चाचा हैं श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, मतलब प्रकाश मणि त्रिपाठी के, वो भी देवरिया सदर से बीजेपी के विधायक रहे। और इनके एक चाचा थे एसवीएम त्रिपाठी, श्री विलास मणि त्रिपाठी, वो यूपी के डीजीपी हुआ करते थे। जब वो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी उस वक्त वो यूपी के डीजीपी होते थे। यानी पुराना खानदानी परिवार रहा है, और संघ में गहरी पैठ रही है इस परिवार की। जो बताया गया है कि ये टिकट जो मिला है शशांक मणि त्रिपाठी को, वो संघ की जबरदस्त पैरवी की वजह से उनको टिकट मिला है। उनकी साफ सुथरी छवि बताई जाती है। आगे दावेदारों में शलभ मणि त्रिपाठी भी थे और भी लोग थे, लेकिन शशांक मणि त्रिपाठी को मिला। और ये कंफर्ट सीट मानी जाती है, मतलब बीजेपी के लिहाज से ये सीट ऐसी है कि जिसको टिकट मिल गया उसके लिए जीत की गुंजाइश अधिक है। और चूंकि परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है, देवरिया में सब लोग जानते हैं, सालों से राजनीति से रिश्ता रहा है, तो प्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया से उनको टिकट मिला है। और यहाँ से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। शशांक मणि त्रिपाठी के बारे में एक जानकारी और है कि वो एक जागृति यात्रा निकलती है, उसके भी आयोजक रहते हैं। जो ट्रेन की यात्रा रहती है जागरूकता फैलाने के लिए, उस पर भी वो आयोजन करता रहते हैं। मतलब सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहते हैं और अब राजनीतिक कार्यों में भी शरीक हो गए हैं। 2 टिकटें अभी बाकी रह गई बीजेपी की, मतलब 4 बाकी थी और अब 2 बची हैं, कैसरगंज और रायबरेली। कैसरगंज में क्यों अटकी है ये लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, और रायबरेली में क्यों अटकी इस पर भी चर्चा हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। क्या लगता है पंकज जी, कब तक ये रिलीज हो सकती है और अब फिलहाल क्या फैक्टर चल रहे हैं? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि ये जो दोनों टिकटों का आज ऐलान हुआ है, उसमें जो वर्तमान सांसद उनका टिकट कट गया, लेकिन जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का, वहां इस बात की संभावना कम लग रही है। अब ये कहा जा रहा है, जो पब्लिक डोमेन में भी है और ये चर्चा बीजेपी में है अंदर खाने में, कि पहले राउंड का चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी। वैसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा वहां से पार्टी के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं, कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो वहां से चुनाव जितवा सके।
एक बात कही जा रही है। जी। अब रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में तो सिंपल वही है, लखनऊ वाला जो तहजीब की वो पुरानी कहावत है, पहले आप तो पहले आप। पहले कांग्रेस पार्टी का इंतजार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, पहले आप लोग तो तय कर ले, चूंकि गांधी नेहरू परिवार का है, सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई, चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ती है तो उस हिसाब से बीजेपी अपने कैंडिडेट देगी। जी। अगर वो नहीं लड़ती है तो फिर संभव है कि वहां के लोकल नेताओं में से किसी को टिकट मिल जाए। उसमें भी दावेदार कई लोग हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं योगी सरकार में, वो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक दावेदार और भी बताए जा रहे हैं जो हैं तो से अभी भी समाजवादी पार्टी में, अभी राज्यसभा के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, मनोज पांडे जो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी थे। तो अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती है तब तो इन चेहरों पे दाव लगाया जा सकता। अगर प्रियंका लड़ती है तो मुझे लगता है इनके पास कोई प्लान बी भी होगा बीजेपी का, जिसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई कि प्रियंका लड़ती है तो उनके सामने बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल। और आपने हाल में एक चर्चा में बताया भी था कि 26 तारीख के बाद शायद कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर ऐलान हो सकता है। तो 26 के बाद जब कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा तभी माना जाएगा उसके बाद बीजेपी का ऐलान होगा रायबरेली में। जी हाँ, बिल्कुल। हर दिन कांग्रेस पार्टी की मतलब 2-3 दिनों में सीसी की बैठक होती है, कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि वायनाड में 26 तारीख को मतदान खत्म हो जाएगा, जहां से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार केरल के वायनाड से। तो उसके बाद परिवार फैसला कर लेगा, क्योंकि एक मैसेज देना ठीक नहीं रहेगा। वायनाड में मैसेज चला जाएगा कि दो जगह से लड़ रहे हैं, तो वहां थोड़ी स्थिति बदल सकती है। इस रणनीति के लिहाज से ये तय हुआ कि 26 तारीख या उसके बाद ये फैसला होगा जब वहां मतदान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक और सीट पर चर्चा कर लेते हैं, बलिया पर। बलिया पर हम लोग लगातार चर्चा कर भी रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी वहां से पहले आ चुका है नीरज शेखर, और बलिया से बसपा का प्रत्याशी भी घोषित हो गया है लल्लन सिंह यादव। सपा का बाकी है अभी बलिया में, तब जब सपा का आ जाएगा तब क्लियर हो पाएगा। कल हम जब चर्चा पंकज जी आपसे कर रहे थे तो आपने एक समीकरण समझाया भी था कि समाजवादी पार्टी एक ऐसे नाम की तरफ देख रही है जो कि बीजेपी की तरफ से टिकट चाह रहे थे पर उनको मिला नहीं। तो क्या कुछ चर्चा बातचीत आगे बढ़ी वहां पर? अब इस कहानी में एक नया मोड़ और आ गया है। एक और विकल्प पर विचार होने लगा समाजवादी पार्टी कैंप में। अखिलेश यादव चूंकि कल चले गए थे प्रचार करने के लिए, आज डिम्पल यादव के नामांकन में थे, तो शाम में वो लखनऊ आ नहीं पाए। आज आएंगे तो मुझे लगता है आजकल में फैसला हो जाना चाहिए उसमें। और ये पार्टी मानकर चल रही है कि वहां से हम एक भूमियार को लड़ाना चाहिए। वैसे घोसी से राजीव राय ऑलरेडी भूमियार चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। पार्टी का मानना है कि नीरज शेखर ठाकुर बिरादरी के हैं, तो उनके मुकाबले भूमियार को लड़ाते हैं, और वहां भूमियारों की बहुत अच्छी खासी है। मतलब यूपी में कहीं सबसे ज्यादा भूमियार है तो वो बलिया में। अब उनके पास विकल्प के तौर पर देखे, पार्टी के पास अपना कोई नेता है तो वो नारद राय है। लेकिन जिस तरीके से मुलायम परिवार में जब झगड़ा हुआ था और नारद राय ने खुलकर शिवपाल यादव का साथ दिया था, इस बात को अखिलेश यादव ने पसंद नहीं किया, और अब भी पार्टी में तो आ गए हैं लेकिन मन नहीं मिल रहे। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उन पर दांव खेलेंगे। तो एक नाम पर और विचार हो रहा है। वो नाम मैं आपको बताऊं कि वो घोसी से पिछली बार बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे, 5 साल जेल में रहना पड़ा। नाम उनका है अतुल राय, कुछ लोग उनको अतुल सिंह भी कहते हैं। नौजवान है और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही सांसद बन गए। और के मामले में जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या भी कर ली थी, उसमें उनको 5 साल जेल रहना पड़ा, और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बताए जाते हैं। तो ये हो रहा है कि वो भूमियार बिरादरी के हैं, क्यों ना उनको बलिया भेज दिया जाए। और वो चूंकि बगल के जिले के हैं, तो ये बात चल रही है कि अगर अतुल तैयार हो जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो समाजवादी पार्टी के तरफ से बलिया से अतुल उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब मुकाबला कैसा होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। बलिया की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बसपा की लिस्ट की, जिसकी चर्चा कल शाम से ही है। कल शाम को हमने और पंकज जी ने एक लाइव भी किया था, जिसमें पंकज जी के सूत्रों ने उनको पहले जानकारी दे दी थी कि बसपा से टिकट पक्का हो गया है। किसका? जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का। और अब बाकायदा औपचारिक ऐलान भी हो गया है, लिस्ट भी आ गई। लिस्ट में करीब 11 नाम हैं घोषित जो हुए हैं। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव हैं, बदायूं से मुस्लिम खां हैं, बरेली से छोटेलाल गंगवार हैं, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा हैं, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे हैं, बांदा से मयंक द्विवेदी हैं, डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन हैं, बलिया से लल्लन सिंह यादव हैं, जौनपुर से जैसा कि हमने बताया श्रीकला सिंह हैं। हालांकि लिस्ट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि
श्रीमती श्रीकला सिंह पत्नी श्री धनंजय सिंह, ये भी गौर करने वाली बात है पंकज जी। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी। तो इसमें देखा जाए तो वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मैनपुरी, कई सारी हॉट सीट्स भी हैं जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। जौनपुर से शुरुआत करते हैं। कल आपने काफी कुछ बताया भी था, हम चाहते हैं फिर से दर्शकों को एक बार आप बताएं पंकज जी, कैसे हुआ ये टिकट? धनंजय सिंह तो जेल में है, पहले जो चल रहा था कि सपा से टिकट मांग रहे थे, सपा से क्लियर हुआ नहीं, सपा ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। तो ऐसे में कैसे ये पूरा तरकीब भिड़ाई गई कि बसपा से टिकट मिल गया? चाह तो रहे थे धनंजय सिंह की समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिले और वो कृपा शंकर सिंह से मुकाबला करें। हालांकि वो तो पहले चाह रहे थे कि जब वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो पहले तो इच्छा यही थी कि दोनों के बीच गठबंधन हो जाए, वो हुआ नहीं। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, कृपा शंकर सिंह को उन्होंने भेज दिया। कृपा बाबू पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कृपा हुई और जौनपुर आ गए। जौनपुर के मामले में बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि देखिए पिछली बार चुनाव हार गई थी और 2014 में भी जब केपी सिंह जीते थे तो बहुत कम वोटों से जीते थे, इसीलिए जौनपुर टफ सीट रही है बीजेपी के लिहाज से, सामाजिक समीकरण के लिहाज से। कृपा बाबू आ गए, इस बीच में क्या हुआ, इनको 7 साल की सजा हो गई, जेल चले गए। समाजवादी पार्टी से मामला इनका बनता लगा नहीं। बहुत कोशिश की कि धनंजय सिंह को तो सजा होगी, कम से कम उनकी पत्नी को हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। तो बीच में अपने पिता राजदेव सिंह को लड़ाने पर विचार कर रहे थे निर्दलीय, फिर लगा उनके पिताजी निर्दलीय लड़ेंगे, उम्र भी हो गई है, तो शायद कोई बात बन नहीं पाए और उनकी जगहसाई हो सकती है। अगर मान लीजिए 20-25 हजार वोट आ गए तो आगे के लिए रास्ता खराब हो जाएगा धनंजय सिंह। जी। इसी बीच में जब समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया, तब ये सुपर एक्टिव हो गए और इन्होंने बीएसपी में अपने जो सूत्र हैं उनको खंगाला, उनको एक्टिव किया। बात पहुंची कोऑर्डिनेटर के थ्रू बहन जी मायावती जी तक, वहां से फिर जिन पहले भी बीएसपी से 2009 में सांसद रहे, बाद में मायावती उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे जी। तो उसमें बाद में पता लगा कि उस वक्त के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी गलतफहमी की वजह से ये सब हो गया। अब जब दिल मिलने होते हैं तो तमाम बहाने भी आ जाते हैं और बहाने खत्म भी हो जाते हैं। तो आगे चलो बीती ताई बिसारी है, आगे की सुदिले। और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जो है, श्रीकला रेड्डी और श्रीकला सिंह, तो ये जिला पंचायत की अध्यक्ष है। पहले धनंजय सिंह को लग रहा था चुनाव लड़ेंगे, सरकार की नजर टेढ़ी हो गई तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी, 2 साल अभी बचा हुआ है। लेकिन अब ये हुआ कि नहीं भैया, अब हार और पार की लड़ाई होगी और सामने में कृपा शंकर सिंह से लड़ाई होगी। पता नहीं क्यों एकदम मामला 1 to 1 होता जा रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई जैसी दिखने लगी जी। तो फिर हो गया कि नहीं अब पत्नी को ही उतारूंगा। और देखिए लिस्ट में नाम भी लिखा हुआ पत्नी से धनंजय सिंह। तो श्रीकला सिंह को बीएसपी ने टिकट दे दिया है, ये पूरी कहानी भी है। और श्रीकला सिंह कल से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि हाथी की सवारी उन्होंने कर ली है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और आज जब लिस्ट आई है 11 उम्मीदवारों की तो उसमें श्रीकला का नाम आ गया। अब एक खास बात आपको ले चलूंगा मैनपुरी, वो जरूरी इसलिए भी कि आज डिंपल यादव ने वहां से नामांकन किया, पूरा परिवार मौजूद था जी। उससे पहले मुलायम सिंह यादव से उन्होंने समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया बहू डिंपल ने। अब यहाँ देखिए शिव प्रसाद यादव को दिया गया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि मायावती डबल गेम कर रही है, दुधारू तलवार, कभी इंडिया गठबंधन को काटती है, कभी बीजेपी को काट देती है। अब जैसे जौनपुर में बीजेपी को एनडीए को काट रही है और वहां देखिए इंडिया गठबंधन को काटने के लिए शिव प्रताप यादव को लगा दिया। ये शिव प्रताप यादव पुराने लड़ाके हैं। ये भरथना विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, हार गए। फिर ये चुनाव लड़े भरथना से, प्रदीप सिंह यादव वहां से खड़े हुए थे, ये जीत भी गए। कहानी यहाँ दूसरी है। पूर्वांचल में जाएंगे ना तो यादव के गोत्र 2 अलग अलग होते हैं, उनके बीच ही प्रतिद्वंदिता होती है। एक होता है ढरोड़ और एक होता है ग्वाल। और अगर इस बेल्ट में चले यादव लैंड में तो वहां 2 तरह की चीजें हैं। वहां कहते हैं कमरिया और घोसी, इन 2 यादवों में विवाद रहता है। तो उस विवाद को बढ़ाने के लिए, और उस इलाके में ही ये दोनों बिरादरी के लोग आते हैं, उस विवाद के थ्रू यादवों का एक खास गोत्र का वोट लेने के लिए शिव प्रसाद यादव को वहां रखा गया और आज से ही प्रचार शुरू कर दिया गया है। तो जैसे पूर्वांचल में ग्वार और ढलोल की लड़ाई होती है ढरोड़ की, वैसे यहाँ पर कमरिया और घोसी की लड़ाई कराकर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है मायावती के शिव प्रसाद यादव। अब ये जो अतहर जमाल लारी साहब हैं, ये वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब वहां क्या चुनाव लड़ेंगे भाई, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है। वहां बीजेपी के लिए तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन मुझे लगता है अजय राय जी के लिए होगा, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। उनको लगा कि हम सपा कांग्रेस के हैं तो इस बार मुकाबला जोरदार होगा, जीत के वोटों का अंतर कम होगा, उनको भी लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं।
वहां लारी साहब आ गए हैं तो कुछ मुस्लिम वोटों का माइनस प्लस कर देंगे, तो अजय राय का ही वोट बैंक जो है वो गिरेगा। तो ये कुल मिलाकर देखें तो ऐसी टिकट, अब गाजीपुर में उन्होंने बीएचयू स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रहे को टिकट दे दिया, उमेश ठाकुर कुमार बिरादरी के हैं। सिंह जी। हाँ, अब वो भी किसका, तो पारसनाथ राय जी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, जो ही काट लें, जितना भी काट लें, पर काटेंगे तो उन्हीं का काटेंगे। जी। दलित जो वोट मिलना है, एससी वो तो उनको मिलना ही है, उसके ऊपर जो टॉप अप करेंगे तो पारसनाथ जी का टेंशन बढ़ाएंगे, और उधर अफजाल अंसारी सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो आज 11 उम्मीदवार दिए हैं, अब वहां देख लीजिए ना, ललन यादव डाल दिया है बलिया में, अब वो तो जी। सपा का ही वोट काटेंगे, जितना काट लें भाई, अब वो तो उस समय की बात है, जी। चुनाव जैसे जैसे चढ़ता है चीजें बदलती हैं। बिल्कुल, बरेली में छोटे लाल गंगवार हैं, ये मुझे लगता है नुकसान बीजेपी के ज्यादा करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि गंगवार साहब, हालांकि देखिए एक बात ये होता है, जहां से कुर्मी बिरादरी के लोग होते हैं ना, बड़ा कुर्मी कौन छोटा कुर्मी कौन, तो उसमें जो बड़ा कुर्मी होगा तो उसमें तो वो जो दिख रहे हैं वहां के छत्रपाल गंगवार, उनको ही लोग मानते हैं, तो शायद उनका नुकसान कम होगा। चलिए, ये तो फिर अब जांच का विषय है, और जांच पूरी होगी 4 जून को, जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जो आकलन आपने हमको पहुंचाए दिए, धन्यवाद। बाकी जो लिस्ट थी, बीजेपी की हो चाहे बसपा की हो, उसमें जो भी खास नाम थे, क्या फैक्टर रहे, किस आधार प्रत्याशी घोषित किए गए, समझाने की कोशिश हमने आपको की है। ऐसा लगातार जो भी उत्तर प्रदेश से राजनीतिक अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।